Hello and welcome back to my channel. My dear educators, I'm here again with a new video and as I have promised that कि मैं आपके सारे कोर्सेज को कवर करूँगी जिन भी टीचरों ने ब्रिज कोर्स के लिए अप्लाई किया है उन सभी टीचरों के लिए ये सीरीज़ मैं बना रही हूँ जिसमें मैं सारे कोर्सेज डिटेल में डिस्कस करूँगी ताकि आपकी तैयारी ब्रिज कोर्स के लिए एकदम अच्छी हो जाए। तो आज ये वीडियो कोर्स 2 जो कि है करिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट फॉर प्राइमरी एजुकेशन टीचिंग मेथड्स यानी कि पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन प्राथमिक शिक्षा की शिक्षा विधियाँ, ये कोर्स 2 का नाम है और इस कोर्स 2 को आज मैं शुरू करूँगी इसके लेसन 1 के साथ। सो इसका लेसन 1 जो है वो करिकुलम है जिसे हम पाठ्यक्रम भी कहते हैं। अब हमें पाठ्यक्रम को समझने की ज़रूरत है कि वो एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके की चीज़ को हम करिकुलम कहते हैं, कि क्या डिज़ाइन है, क्या फ्रेमवर्क है और इंडियन एजुकेशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को किस तरीके से समझा जा सकता है। तो अगर हम करिकुलम को समझना चाहें तो यह एक पूर्व निर्धारित सीखने की योजना है जो विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अनुभव के माध्यम से मार्गदर्शित करती है। यानी कि ना ही सिर्फ पुस्तकें बल्कि जो भी नॉलेज, जो भी स्किल और जो भी एक्सपीरियंस हम बच्चों को दे रहे हैं ये सारा कुछ करिकुलम के अंडर आता है। और अगर हम इसके वर्बल मीनिंग में जाएं तो करिकुलम शब्द जो है वो लैटिन में इसका अर्थ रन है। ठीक है, तो ये रनिंग, कोर्स ऑफ रनिंग, जिससे कि हम एजुकेशनल गोल को जो है प्राप्त कर सकें, यानी कि शैक्षिक लक्ष्य जो हमने तैयार कर रखे हैं उसको हम प्राप्त कर सकें। यह उन सभी अनुभवों को समाहित करता है जो गतिविधियों, कार्यों और वातावरण के प्रभाव से विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है। यानी कि अगेन मैं बार बार यही बोलूँगी कि ना ही सिर्फ पुस्तकें बल्कि सारी गतिविधि, सारे अनुभव, इवन वातावरण के जो प्रभाव, यानी कि जो वातावरण बच्चों पे प्रभाव डालता है वो सब मिला करके करिकुलम कहलाता है। तो आइए हम समझते हैं कि करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है। जो करिकुलम है वो कॉम्प्रिहेंसिव है और एक लॉन्ग टर्म प्लान है, एक लंबा प्लान है, एक ये व्यापक शब्द है और ये दीर्घ काल के लिए चलता है। इस पूरे कोर्स का स्तर के लिए जो सामग्री, जो लक्ष्य, जो विधियाँ या मूल्यांकन, हम इन सब चीज़ों में शामिल करते हैं पूरे उस लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। और ये बनाता कौन है? ये नेशनल एजेंसीज बनाती हैं जैसे NCERT, CBSE, स्टेट बोर्ड। हर स्टेट का अपना खुद का बोर्ड है, जैसे यूपी में यूपी बोर्ड है उसी तरीके से हर स्टेट का अपना एक बोर्ड है और ये फोकस करता है होलिस्टिक लर्नर डेवलपमेंट। इस पूरे कोर्स में आपको ये वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा, होलिस्टिक लर्नर डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र विकास और समग्र विकास का मतलब होता है कि ना सिर्फ किताबी नॉलेज बल्कि हर तरफ से बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, हर तरफ से, ना कि सिर्फ कॉग्निटिव यानी कि संज्ञात्मक विकास तो ज़रूरी है ही और उसके साथ साथ उसका फिजिकल और मेंटल प्लस इमोशनल, कल्चरल, जो कि अभी हम इन चीज़ों को आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आता है सिलेबस। ये एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, नैरो प्लानिंग है, प्रॉपर उस सब्जेक्ट या टॉपिक के लिए ही है और हम इसको लर्निंग आउटकम के आधार पे करते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अब लर्निंग आउटकम क्या है? यानी विषय विशेष के टॉपिक और परिणाम, यानी विषय हमें क्या चीज़, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ बच्चों को आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जो डिसाइड करते हैं वो सिलेबस में आता है और ये फ्रेम किया जाता है टीचर्स या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और ये जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ये सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है सिर्फ, बट करिकुलम ऐसा नहीं है। ये एक व्यापक शब्द है
और ये हर एक चीज़ को इंक्लूड करता है, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट बल्कि असेसमेंट, एजुकेशनल गोल कि बच्चे को इस उम्र तक क्या क्या आ जाना चाहिए, हर चीज़ को ये इंक्लूड करता है। फिर हम आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के आवश्यक तत्व। तो सबसे पहला तत्व है लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो लर्निंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है यानी कि शिक्षण लक्ष्य और उद्देश्य, तो विद्यार्थियों को क्या जानना है, क्या समझाना है और क्या करना है, इसको स्पष्ट करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है कि हमें विद्यार्थियों को क्या समझाना है। दूसरा तत्व है कंटेंट यानी सामग्री, विषय, टॉपिक और अवधारणाएं जो उद्देश्यों से जुड़ी हैं, यानी कि जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उससे जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, तो हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मगर हम उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए क्या क्या चीज़ें और यूज़ कर रहे हैं और वो कैसे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अलाइंड है, यानी कि जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल रिपीटेड एडिशन। अब रिपीटेड एडिशन के कॉन्सेप्ट को ही हम आगे ले चल करके मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं। तो ये कंटेंट हम किस तरीके से बच्चे को सिखाएंगे कॉन्सेप्ट को, ये कंटेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व है करिकुलम का। तीसरा आता है टीचिंग मेथड, जिसमें कि आपकी रणनीतियाँ, गतिविधियाँ जो भी हमारे पढ़ाई को या सीखने की विधि को रोचक बनाती है और बच्चा उसमें इंगेज रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैंने जैसे मल्टीप्लिकेशन का ही एग्जाम्पल लिया है, तो अगर हम बच्चों को वही सिखा रहे हैं तो उसमें हम एक एक्टिविटी करा सकते हैं कि 3 टाइम्स 5, तो हमने 3 कटोरियाँ रख दी और 5 उसमें टॉफ़ीज़ या बीन्स रख दिए। तो बच्चा उसको ऐड भी कर सकता है, रिपीटेड एडिशन से भी कर सकता है, और वो 3 कटोरियाँ 3 टाइम्स को डिनोट कर रही हैं। और क्या चीज़ 3 टाइम्स 5 कितनी बार है, 5 टॉफ़ीज़ रख रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक्टिविटी मैंने अपने क्लास में भी कराया था, जहाँ मैंने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड किया और हुला हू प्लेस कर दिया ग्राउंड में, और बच्चों को इस तरीके से रैंडम नंबर्स बोलती गई, 3 टाइम्स 5 या 2 टाइम्स 5, और बच्चों को अपने आप को उस हुला हूप में वैसे ही एडजस्ट करना था। मान लीजिए 3 टाइम्स 5, तो 3 टाइम्स यानी कि 3 हुला हूप में 5 बच्चे करके खड़े हो गए। सो इस तरीके से जो आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, जो आप एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी टीचिंग मेथड में आ जाता है। अब चौथा आता है इवैल्यूएशन और असेसमेंट। अब पहले तो हम जान लें कि इवैल्यूएशन क्या है और असेसमेंट क्या है। तो इवैल्यूएशन जो है वो फाइनल होता है कि अब हमने ये इवैल्यूएशन कर लिया, अब ये हमें पता चल गया कि ये जो है कि बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा था, और ये निर्णायक होता है कि बस हो गया, अब हमने डिसाइड कर लिया और हमने बच्चे का आंकलन कर लिया। मगर जो असेसमेंट होता है वो कंटिन्यूअस होता है। अब वो 3 तरीके का असेसमेंट कौन कौन सा है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये जब बच्चा कुछ सीख लेता है, जब सीखने के अंत में हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं कि ये नापने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा। उसके बाद आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हम बनाते हैं, सीखने के दौरान करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और अब हमें और कितनी मेहनत करनी है, ताकि जो मेरा लर्निंग आउटकम है, जो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को आ जाए, वो कब तक आएगा, और हम उसको किस तरीके से बच्चों के अंदर कर सकते हैं कि बच्चे वो चीज़ सीख जाए। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसा है। असेसमेंट एज लर्निंग, ये खुद का सेल्फ असेसमेंट है, या टीचर भी उसको असेस कर सकती है या बच्चा खुद भी उसको असेस कर सकता है कि मैंने कितना सीखा और कितना मुझे सीखना है, और उसके लिए मोटिवेशन आता है कि अच्छा ये इतना सीख लिया है, अब मुझे और इतना सीखना है। तो असेसमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस नहीं है, ये सीखने के अंत में किया जाता है और वो निर्णायक होता है। जैसे कि हमारा फाइनल एग्जाम, अब बोर्ड एग्जाम या मेरा रिजल्ट आ गया, अब हम ये निर्णायक है कि हमें अगली क्लास मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इवैल्यूएशन और असेसमेंट में अंतर। और इवैल्यूएशन और असेसमेंट एक बहुत ही जरूरी तत्व हैं करिकुलम के, जिसे हम मूल्यांकन और आकलन भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
जिसमें हम फैक्टर्स इफेक्टिंग करिकुलम को सीखेंगे, यानी कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है फिलोसॉफिकल, यानी दार्शनिक, यानी शिक्षा के विचार और राष्ट्रीय लक्ष्य। सबसे पहले कि एजुकेशनल की जो आइडियोलॉजीज हैं, जो करिकुलम का जो नेशनल गोल्स डिज़ाइन किया गया है कि हम करिकुलम क्या एम करता है, क्या अचीव करने के लिए करता है। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, जिसमें हम देखते हैं कि विद्यार्थी का विकास और सीखने का सिद्धांत, कि बच्चा कितना सीखेगा और कितना विकास करेगा। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल, जो कि तकनीकी है, जिसमें हम ICT एडवांसेस, रीशेप टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में अब स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, तो स्मार्ट बोर्ड्स की मदद से जब हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, PPT की मदद से पढ़ा रहे हैं, YouTube वीडियोस दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो इसमें आता है। फिर आता है सोशियोलॉजिकल, जो कि होता है सामाजिक, जिसमें संस्कृति और समाज की आवश्यकताएं, जो नीड है और जो चेंज होगा उसको किस तरीके से हम बच्चों को सिखा पाएंगे। कल्चरल वैल्यूज़, सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, उसकी ज़रूरतें, और जो सोसाइटी में चेंज है उसको हम कैसे ला सकते हैं, जो भी बदलाव हमें लाने हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। फिर आता है इकोनॉमिक, जो कि है आर्थिक, जो कि रोज़गार की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक बच्चा हर चीज़ में निपुण नहीं हो सकता, वो किसी एक चीज़ में ज़रूर निपुण होगा। तो हमें ये देखना है कि वो किस चीज़ में निपुण है और उसके उस टैलेंट को, उसके उस खूबी को हमें पॉलिश करना है और उसको इस तरीके का बनाना है कि वो उसी अपने टैलेंट के आधार पर अपना जीवन यापन कर सके और रोज़गार बना सके। इसीलिए NEP ने वोकेशनल कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक, यानी कि जितनी भी सरकारी नीतियां हैं वो किस किस तरीके से करिकुलम को इफेक्ट करती हैं। यानी कि 6 ऐसे कारक हैं जो करिकुलम को इफेक्ट करते हैं। पहला है फिलोसॉफिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल, देन सोशियोलॉजिकल, 6th इज इकोनॉमिक एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज पॉलिटिकल। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं कि हमें करिकुलम चाहिए ही क्यों, पाठ्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले एड्रेसेस चेंजिंग नीड्स, यानी कि जो बदलती हुई ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। जैसे कि हमारा जो मॉडर्न चैलेंज है, जो डिजिटल लिटरेसी है ना, और पर्यावरण जागरूकता है, आधुनिक विषय को शामिल करता है, लाइफ स्किल्स को शामिल करता है, यानी कि जो समय की मांग है उसको इंक्लूड करता है करिकुलम। इसलिए हमें करिकुलम चाहिए और हमेशा बनाना चाहिए ताकि वो समय की ज़रूरतों को इंक्लूड कर सके। उसके बाद दूसरा है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी कि यह दिशा प्रदान करता है। और ये किस तरीके का डायरेक्शन या दिशा प्रदान करता है? सीखने, पढ़ाने और मूल्यांकन में स्पष्टता लाता है, ठीक है, क्लैरिटी लाता है और एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेस लाता है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है कि हम अपने सारे लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर सके, टीचिंग मेथड कौन कौन से हमें यूज़ करने हैं और किस तरीके का हमें असेसमेंट करना है। तो ये पूर्व प्लानिंग होती है जो कि हमें पहले से पता होता है कि हम किस डायरेक्शन में किस तरीके से हमें चलना है, साल भर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तीसरा आता है प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। मैंने आपसे बार बार बोला है कि अगर आप NEP पढ़ रहे हैं तो आपको ये वर्ड बार बार मिलेगा, जिसका अर्थ है समग्र विकास को बढ़ावा देता है। और ये मैंने आपको बताया था कि जो किस किस पे फोकस करता है, कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड मॉरल ग्रोथ, यानी कि संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो इंटेलिजेंस होता है, संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल यानी कि भावनात्मक विकास, फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, सोशल एंड कल्चरल यानी कि सामाजिक विकास, और मॉरल ग्रोथ का मतलब होता है नैतिक विकास। यानी कि इन सबको ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाता है। चौथा आता है इंश्योर्स इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता सुनिश्चित करता है, यानी कि हर बच्चे को समान शिक्षा का अवसर देता है। यानी कि करिकुलम अगर स्टेट बोर्ड ने डिज़ाइन किया है तो उस स्टेट बोर्ड के सभी बच्चों के लिए
सेम करिकुलम होगा। एनसीईआरटी या सीबीएसई डिसाइड करता है तो हर सीबीएसई के हर स्कूल में वही करिकुलम फॉलो होगा। तो यानी कि इक्वल एजुकेशन, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन सभी बच्चों को मिलेगी। और लास्ट है सपोर्ट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। अब ये कॉम्पिटेंसी वर्ड आपके लिए अगेन एक नया वर्ड है। तो ये है कौशल आधारित सीखने को बढ़ावा देना, यानी कि रटने के बजाय अनुभवों को या एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देना। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इस सब चीज़ों में कॉम्पिटेंसी का क्या अर्थ है। कॉम्पिटेंसी का अर्थ है कि हमारी एबिलिटी, कि हम कितनी इफेक्टिवली जो भी नॉलेज हमें सिखाई गई है, जो भी स्किल्स हमें सिखाए गए हैं, उसको हम रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकें। तो इसीलिए हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस करके सीखेंगे, करेंगे, खुद करके सीखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि जो हमने सीखा है उसे हमें अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि रटने वाला काम तो आसान है कि हम रट लेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, बट अगर हमें उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना हो तो वो हमें नहीं आता। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मगर उसको कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है ये नहीं सीखा। तो वो भी हम आगे बताएंगे कि उसका भी रियल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि हर एक टॉपिक को आप रियल लाइफ में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए वो आपको सिखाया जाता है। तो ये 5 थिंग्स हैं, ये 5 चीज़ें हैं जो करिकुलम को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाता है। अब आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो ये 5 मेजर फ्रेमवर्क इंडिया ने दिए थे। सबसे पहला फ्रेमवर्क आया 1975 में, उसके बाद आया 1988 में, फिर सन 2000 में आया, उसके बाद 2005 और फाइनली जो लेटेस्ट आया हुआ है वो है 2023 में। और हर एक फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से हमारी शिक्षा की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदली हैं, सोसाइटी की नीड्स किस तरीके से, सोसाइटी की ज़रूरतें, सामाजिक ज़रूरतें किस तरीके से बदली हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये नेशनल फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है। इसमें अगेन मैं आपको बता दूं कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि मैंने प्रीवियसली भी एक स्लाइड में डिस्कस किया था, जो कि था फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस फॉर एजुकेशन। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल, जो हमारी एजुकेशन की प्राथमिकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए, समाज की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये सारे बदलाव हमारे एनसीएफ में किए गए हैं। अब हम आते हैं कि जो अभी हमारा एनसीएफ 2023 आया हुआ है वो किस तरीके का है। तो उसमें 2 तरीके के एनसीएफ हैं। एनसीएफ एफएस जो कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए है, जो कि 2022 में आया था। फाउंडेशनल स्टेज जो है वो 3 साल के बच्चों से लेकर के 8 साल के बच्चों तक के लिए है, यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 एंड 2। अब ये जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी हम पहले से जानते थे, उसको अब एनईपी ने कह दिया है बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, यानी कि कक्षा 1 से पहले 3 साल की पढ़ाई बच्चे को करके आनी है। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3। तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है ये कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए है, और इसमें हम प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही कराएंगे, और हम फोकस करेंगे अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को इमर्जेंट लिटरेसी भी कहा जाता है, जो कि सबसे पहले मान लीजिए बाल वाटिका 1 के बच्चों को इमर्जेंट लिटरेसी में एटलीस्ट बुक पकड़ना, पढ़ना, सीधा उल्टा समझना यही आ जाए। बट हम ये उम्मीद करते हैं कि क्लास 1 और 2 तक पहुँचते पहुँचते हर एक बच्चे को FLN यानी कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ जानी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट उसको क्लास 2 तक अच्छे से हिंदी और इंग्लिश रीड करना आना चाहिए, और नॉर्मल मैथमेटिक्स यानी कि नंबर की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, यानी कि नंबर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कम से कम, और नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए।
तो ये होता है अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अगला आता है डेवलपमेंटल गोल्स एंड कोर कॉम्पिटेंसीज, यानी कि जो गोल्स डेवलपमेंटल गोल्स हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग उसके डेवलपमेंटल गोल्स दिए हुए हैं, वो अगर बच्चा अचीव कर ले रहा है, और जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं कि कम से कम इतना तो आना ही चाहिए उस बच्चे को, वो सारा वो बच्चा 3 से 8 साल की उम्र में अचीव कर ले। और ऑब्जर्वेशनल कंटिन्यूस असेसमेंट, यानी कि इनका जो असेसमेंट होगा वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस असेसमेंट में वैसे भी क्लास 1 और 2 तक एनईपी के अकॉर्डिंग अभी नो फॉर्मल पेन पेपर टेस्ट के लिए बोला गया है कि कोई भी फॉर्मल पेन पेपर टेस्ट नहीं होगा, जो भी होगा वो कंटिन्यूस असेसमेंट होगा, जिसमें कि वर्कशीट, एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है और बच्चे को उस तरीके से उसका असेसमेंट करना है और डिसाइड करना है कि उसको और कितना सिखाना बाकी रह गया। फिर आता है हमारा NCF SE 2023, जो कि है स्कूल एजुकेशन, जो कि ग्रेड, अभी जो देखिए जो हम ऊपर बात कर रहे थे वो था एज 3 to 8, अब हम यहाँ ग्रेड यानी कि क्लास 3 to 12 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है 8 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंशियल और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के बारे में बात करेंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को मैंने आपको पहले बता दिया कि वो जो हम करके सीखेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद उसको सीखेंगे, करेंगे। और इंटरडिसिप्लिनरी होता है कि मान लीजिए कोई एक ही टॉपिक है, उसको हम कई सब्जेक्ट से रिलेट कर दें सिलेबस में ही, ताकि वो बच्चा उसी चीज़ को हर सब्जेक्ट में सीखे और उसका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। अब इसके लिए भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग सिखाना है बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को कुछ वेजिटेबल के नाम दे दीजिए या कुछ फ्लावर्स के नाम दे दीजिए जो वो पहले से सीख रहे हैं। तो वो पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे और उस स्पेलिंग को लिखने के बाद वो काउंट करेंगे कि उस फ्लावर की स्पेलिंग में कितने लेटर्स यूज हुए हैं, और लिखते जाएंगे कि इस फ्लावर में इतना लेटर है, इस फ्लावर में इतना लेटर है। उसके उपरांत वो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैथ्स को इंग्लिश से भी रिलेट कर दिया है, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग हो गया है। इवन मैं इसको ईवीएस से भी कनेक्ट कर सकती हूँ कि ये सारे प्लांट्स जो हैं या ये सारे जो फ्लावर्स हैं वो किस सीजन में उगते हैं। तो अब यही टॉपिक मैथ्स में भी आ गया, ईवीएस में भी आ गया और इंग्लिश में भी आ गया। सो इसी चीज़ को यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग कही गई है कि अगर एक ही चीज़ को हम कई सब्जेक्ट्स के द्वारा पढ़ाएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। उसके बाद आता है एम्फेसिस देना ऑन लर्निंग आउटकम्स एंड स्किल्स, यानी कि हमें जो लर्निंग आउटकम हमने डिसाइड करी हुई है कि इस पार्ट को पढ़ाने के बाद बच्चे को ये चीज़ आ जाना चाहिए, तो हम उस पर ही स्टिक करें, कंटिन्यूस असेसमेंट करें। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो हम दूसरी स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करें, दूसरे पेडागोजीज को इस्तेमाल करें, ताकि उनको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और हम अपना लर्निंग आउटकम अचीव करें। फिर आता है फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि कंटिन्यूस असेसमेंट है, सबमिटिव जो हम हाफ ईयरली एग्जाम्स या एनुअल एग्जाम्स को कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अलाइन है एनईपी 2020 के जो रिफॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें उससे अलाइन हैं। अब करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स। करिकुलर गोल्स यानी पाठ्यक्रम लक्ष्य, कॉम्पिटेंसीज मैंने आपको बताई थी कि ये एबिलिटी है कि हम जो भी हमने सीखा है उसको हम किस तरीके से रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सके, यानी कि जो हमारी दक्षता है किसी भी चीज़ को सीखा और उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर दिया। और लर्निंग आउटकम्स यानी जो सीखने के परिणाम है, यानी कि जो हमने सीखा है, क्या क्या सीखा है, तो वो किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले अंदर कोर में आता है करिकुलर गोल, जो कि बोर्ड एजुकेशनल एस्पिरेशंस एंड डायरेक्शंस को दर्शाता है, यानी कि सिर्फ विषय ही नहीं बल्कि सभी अनुभव और सभी स्किल्स को अपने अंदर जो करिकुलर गोल जो है वो अपने आप को अंदर सम्मिलित करना होता है। ठीक है माँ, तो जो हमारा करिकुलर गोल है वो एक व्यापक
शिक्षक दिशा हमें दिखाती है, एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है कॉम्पिटेंसीज, यानी कि जो कौशल और ज्ञान का समन्वय है, यानी कि जो हमने सीखा उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। और सबसे बाहर आता है लर्निंग आउटकम, यानी कि मापने योग्य उपलब्धियां, यानी कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं कि हमने ये चीज़ सीखी थ्रू असेसमेंट या थ्रू इवैल्यूएशन। तो ये तीन चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। करिकुलर गोल जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक व्यापक शिक्षक दिशा दिखाती है, शिक्षा को दिशा दिखाती है कि हमें किस तरीके से पूरा सिलेबस या करिकुलम चलाना है पूरे साल भर या पूरे लॉन्ग टर्म में। कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं अंत में ये इसको ऐसे कंक्लूड करूँगी कि इसका इम्पॉर्टेंट टेक अवेज क्या थे, कि इस पूरे वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि करिकुलम जो है वो होलिस्टिक है, यानी कि पाठ्यक्रम जो है वो समग्र विकास के लिए है, जिसमें कि ना केवल विषय बल्कि सारे एक्सपीरियंस इंक्लूडेड है। और जो हमारा फ्रेमवर्क है वो हमें गाइड करता है, मार्गदर्शन दे रहा है कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो NCF-FS 2022 है और NCF-SE 2023 है वो किस तरीके से NEP पर ही आधारित है, NEP पे ही से ही जुड़ी हुई है। उसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, यानी कि कौशल आधारित शिक्षा, यानी कि रोट लर्निंग अब नहीं करनी है, रियल वर्ल्ड को हमें कैसे फेस करना है और रियल वर्ल्ड की चैलेंजेस को हमें कैसे फेस करना है, ये अब हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग करानी है। फिर लास्ट हमारा आता है प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर, यानी कि जो ये व्यापक लक्ष्य है हमारा, उसको हम किस तरीके से अटेन करेंगे, किस तरीके से उसको हम अचीव करेंगे, ये हमें कैसे करना है। करिकुलम को किस तरीके से हमें फ्रेम करना है उस समय की ज़रूरत को देखते हुए, यानी कि जो हमारा करिकुलम है वो तो बहुत व्यापक है, मगर उस व्यापक लक्ष्य के द्वारा हम किस तरीके से एक स्पेसिफिक परिणाम, यानी कि विशिष्ट परिणाम तक पहुंचेंगे, उसका स्पष्टीकरण हमें इसी से मिलता है कि हम करिकुलम को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से बच्चों को जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो सिखा सकेंगे। तो ये रहा आपका पूरा पार्ट 1 करिकुलम। मैं जल्द ही आपको पार्ट 2 के साथ मिलूंगी इसी चैनल पे। सो इस तरीके के वीडियोस के लिए प्लीज़ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बाकी के कोर्सेज और बाकी के लेसन्स भी बहुत ही जल्दी इस पे अपलोड होते रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।